जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का संपूर्ण इतिहास नए जिलों के आधार पर। नए जिलों में भी हमारा जो बिल्कुल न्यू ज्योग्राफी है ना, अभी ज्योग्राफी हमने इसलिए ड्रॉप किया कि नए जिलों में भी अभी कुछ और परिवर्तन हो सकता है, तो इसलिए ज्योग्राफी भी ड्रॉप है। लेकिन नए जिलों में तो ये तो चेंज हो चुका है ना कि भाई कौन सा जिला या फिर कौन सी जगह पे क्या चेंज हो चुका है, मतलब कोई स्थान पहले किस जिले में आता था, अभी किस जिले में आता है। तो उस आधार पर, नए जिलों के आधार पर हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में हमारा पहला टॉपिक चल रहा था राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत। हम पहले प्राचीन काल पढ़ेंगे, फिर आधुनिक काल पढ़ेंगे और फिर बिल्कुल मध्यकाल जो राजवंश है उनको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। उसका क्यों, उसका रीजन हम इस टॉपिक के बारे में, जो हमारा फर्स्ट ये टॉपिक प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा जब हम आधुनिक पढ़ेंगे, जब बताएंगे। लेकिन अभी आप प्राचीन पे ध्यान दीजिए। प्राचीन में बहुत कम रेयर चांस होते हैं एक या दो क्वेश्चन आने का। अब उसके लिए एग्जाम पे डिपेंड करता है कि कौन से एग्जाम में तो उसमें क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे। भाई अगर कोई बड़ी एग्जाम तैयारी कर रहे हो और उसमें टॉपिक अगर प्राचीन इतिहास का साफ साफ टॉपिक दे रखा है ना, तो उसमें से क्वेश्चन कंफर्म प्राचीन इतिहास से एक या दो आ जाएंगे। लेकिन अगर संपूर्ण राजस्थान इतिहास में आप मान लो कि 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अधिकतर वो आधुनिक इतिहास से आता है। प्राचीन मध्य से बहुत रेयर चांस होता है, कम चांस होता है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत, उसको हमने एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ा है। लगभग लगभग प्राचीन इतिहास में हमने 50 शिलालेख या प्रशस्तियां पढ़ ली है, जो कि आपको ना तो पेड कोर्स में यूट्यूब के किसी और प्लेटफॉर्म पे शायद ही आपको मिले एक साथ 50 पूरी कंप्लीट, मतलब लगभग लगभग 170 से 200 के बीच में शिलालेख और प्रशस्तियां मिलती है। ठीक है, उनमें से हमने 50 जो महत्वपूर्ण है वो कंप्लीट कर लिए एकदम पूरी तरीके से, और क्वेश्चन उनके की पॉइंट भी लगाए हैं साथ में। अगर की पॉइंट का मतलब ये होता है कि छोटी एग्जाम की अगर हम तैयारी करते हैं तो वो आपको की पॉइंट पढ़ के आराम से कर सकते हैं, उसको पूरा कंप्लीट वो करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर बड़ी एग्जाम है और अगर उसमें बहुत डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर आपको आराम से 50 शिलालेख से बाहर तो कोई रेयर चांस है कि जाएगा। ठीक है, तो 50 शिलालेख हमारे पूरे हो चुके हैं, और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट से 1 2 3 4 5 ऐसे आपको क्रम वाइज मिल जाएगी। और आप उसको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी आप कर सकते हैं कि आपको पूरी राजस्थान हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप क्लास 1 से पढ़ सकते हैं। आज उसके बाद में शिलालेखों के बाद में देखिए, सबसे पहले शिलालेख, प्रशस्ति, अभिलेख, ये तीनों एक करके हमने पढ़ लिए। उसके बाद में अभी हम देखेंगे, अभी तो क्या बचा है, अभी तो कई ऐसी शिलालेख है जो फारसी भाषा में लिखे हैं। अभी तो जिसकी हमने बात की थी वो संस्कृत और हिंदी वगैरह इनकी थी, लेकिन अभी कुछ ऐसे शिलालेख भी थे राजस्थान में जो फारसी भाषा में लिखे हुए हैं। तो कुछ फारसी भाषा के शिलालेख, जिसका टॉपिक है हमारा, तो फारसी भाषा के शिलालेख पढ़ेंगे। फारसी भाषा के शिलालेख के बाद में राजस्थान इतिहास का जो स्रोत है ना, उसमें कुछ और पॉइंट बचेंगे, जैसे कि ताम्रपत्र, दानपत्र, ठीक है, ये ऐसे चीज। और फिर उसके बाद में सिक्के। अब इतिहास के स्रोत में तो जो राजस्थान की जो मतलब लेखकों, प्राचीन इतिहास के लेखकों द्वारा जो पुस्तकें या लिखी गई किताबें हैं उनके बारे में, लेकिन उनको भी हम पढ़ेंगे तो कल्चर में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो मैंने चीजें देखिए, सिक्के, अभिलेख, शिलालेख, प्रशस्तियां, ये तो हम पढ़ चुके हैं, और फारसी लेख पढ़ लेंगे। उसके बाद में सिक्के, सिक्के के बाद में हमें ताम्रपत्र या दान पत्र पढ़ लेंगे, और ताम्रपत्र, दान पत्र के बाद में लास्ट में एक टॉपिक बचेगा जो मृद भांड है ना, उससे। तो इस तरह हमारा राजस्थान इतिहास बहुत बड़ा विस्तृत रहेगा। कंपूर्ण संपूर्ण राजस्थान का जो प्राचीन इतिहास है संपूर्ण आ जाएगा इसमें। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमने प्रशस्तियां, अभिलेख जो हिंदी भाषा के, उसके बाद में कुछ ऐसे प्रशस्तियां, अभिलेख है जो फारसी भाषा में लिखे हैं, उन वो कहाँ से प्राप्त होते हैं और उनसे क्या जानकारी प्राप्त होती है। आज की हमारी क्लास इसमें, और ज्यादा नहीं है, आज की क्लास में ही कंप्लीट हो जाएंगे। अब आज हमारा जो फर्स्ट है फारसी भाषा में, आपने देख सुना होगा अजमेर। अजमेर की जो ख्वाजा साहब की दरगाह है उसके पास में एक 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नाम सुना होगा आपने। 2.5 दिन का झोपड़ा 1200 ईस्वी का बना हुआ है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कहते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी प्राचीन समय में, वहां पे संस्कृत पाठशाला थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तुड़वाकर वहां पे किसका निर्माण करवाया था, 2.5 दिन के झोपड़े का। और इसमें क्या, 16 जो खंबे हैं वो है 8 आगे 8 पीछे, है ना। 8 खंबे इसके आगे, 8 खंबे इसके पीछे। और राजस्थान में फारसी भाषा में लिखा हुआ सबसे प्राचीन लेख भी यही है, और राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद भी यही है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो पहला पॉइंट क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा। कहते हैं 2.5 दिन में कंप्लीट बन के तैयार हो चुका था, 2.5 दिन का, इसलिए इसको बोलते हैं। अब इसमें कितना प्रमाण है कितना नहीं है, 1200, 2.5 दिन का झोपड़ा 1200 ईस्वी। अब एक काम करो, इसको लेख कर लेते हैं ना, हम लेख पढ़ रहे हैं अभी, तो इसके बारे में कल्चर में जो उसमें आराम से पढ़ लेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसके लेख के बारे में देख लेते हैं। 1200 ईस्वी। सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट है ना, बहुत क्लियर आपको याद रखने हैं। एक तो ये मस्जिद है, ये ध्यान रखना, एक मस्जिद है। सबसे पहली बात तो राजस्थान में, या राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद,
राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद, एक तो ये ध्यान रखना। एक, अब इसकी इनकी सबकी भाषा ना फारसी है, ध्यान रखना सबकी भाषा फारसी है। जो भी जितने भी पढ़ेंगे ना उन सबकी भाषा कौन सी है? फारसी है। फारसी भाषा में लिखित, फारसी भाषा में लिखित सबसे प्राचीन लेख यही है। कहाँ पे है? वर्तमान में अजमेर में। और राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद वर्तमान में अजमेर में, फारसी भाषा में लिखी सबसे प्राचीन, ठीक है, लेख है। इसमें इसका निर्माण निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा विग्रहराज चतुर्थ के, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तोड़कर, है ना, इसका निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। अब उसके बारे में तो हम और बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम किसके बात कर रहे हैं? इसमें लिखे हुए लेख की 1200 ईस्वी का है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, एक तो कितने 16 खंबे हैं, 16 खंबे हैं, 8 आगे व 8 पीछे। और जो मस्जिद है ना, मस्जिद की जो गुंबद होती है, गुंबद के पीछे लिखा लेख, मस्जिद की गुंबद के पीछे लिखा लेख। ठीक है, और बाकी बची 2.5 दिन की झोपड़े की जो बात कर रहे हैं ना, हम ये सब बाद में बात कर लेंगे आर्ट एंड कल्चर में। सिर्फ हमको ये लेख पे फोकस करना है ना, ये कहाँ से प्राप्त होता है और इससे जानकारी क्या प्राप्त होती है और कब का, किस किस सन का निर्मित है, किस सन में बना हुआ है। ठीक है, अब एक दूसरा लेख है जो प्राप्त होता है कहाँ से? दरगाह बाजार मस्जिद से ना, दरगाह बाजार मस्जिद का लेख। अब दरगाह बाजार मस्जिद जो ख्वाजा गरीब नवाज शरीफ की दरगाह है जो अजमेर में है। ठीक है, ख्वाजा गरीब नवाज शरीफ की दरगाह, वो दरगाह नहीं, उस दरगाह में जाने के लिए जिस रास्ते से जाते हैं तो उससे पहले एक बाजार पड़ता है, उस बाजार में एक और मस्जिद बनी हुई है ना, वो है दरगाह बाजार की मस्जिद, उसको बोलते हैं दरगाह बाजार की मस्जिद। अब इसका निर्माण करवाया था सन 1652 ईस्वी में, किसके द्वारा? जो अकबर के 9 रत्न थे, अकबर के 9 रत्न में थे एक संगीतज्ञ तानसेन, उन तानसेन की पुत्री थी एक त्रिलोकदी, उनके द्वारा सन 1652 में इस मस्जिद का निर्माण करवाया है और उसी मस्जिद में यह लेख प्राप्त होता है ना। ठीक है, दरगाह बाजार की मस्जिद का लेख, दरगाह बाजार की मस्जिद का लेख। अब इससे जानकारी इसके बारे में मिलती है, एक तो कहां पे ये जो ख्वाजा गरीब नवाज शरीफ की दरगाह है, की दरगाह, ख्वाजा गरीब नवाज शरीफ की दरगाह जाने वाले रास्ते पर रास्ते में बीच में पड़ने वाले बाजार में स्थित मस्जिद। कहते हैं जो नवाज शरीफ की दरगाह में जाते हैं ना, उससे पहले इस मस्जिद में जाना होता है ना, बाजार में स्थित मस्जिद से प्राप्त लेख। इस मस्जिद का निर्माण, इससे जानकारी मिलती है कि इस लेख का, इस मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा? जो संगीतज्ञ थे, संगीतज्ञ कौन? तानसेन,
संगीतज्ञ तानसेन, जो अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे ना, संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री त्रिलोक जी द्वारा कब? सन 1652 ईस्वी में। ठीक है, तो ख्वाजा दरगाह की जो दरगाह है इसमें इस जो लेख है उस लेख से जानकारी प्राप्त होती है। अब उसके बाद में एक और लेख है शाहजहानी मस्जिद का लेख। तो अब नेक्स्ट है शाहजहानी मस्जिद का लेख। शाहजहानी मस्जिद कहाँ है? अजमेर में। शाहजहानी मस्जिद का लेख तो उससे जानकारी मिलती है, सबसे पहले तो फारसी भाषा में होगा क्योंकि सारे कंप्लीट फारसी भाषा में है ना, और इससे जानकारी मिलती है कि इस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था ना। इस मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। कौन से शाहजहां ने? खुर्रम ने, इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था ना, अकबर का पौत्र शाहजहानी। शाहजहानी मस्जिद का लेख, शाहजहानी मस्जिद का लेख। भाषा तो आपको पता ही रखनी है इनकी सबके ना, फारसी भाषा में ना, फारसी भाषा। अजमेर में, अजमेर में स्थित मस्जिद के गुंबद से प्राप्त लेख, गुंबद से प्राप्त लेख। ठीक है, जानकारी मिलती है कि मेवाड़ विजय के बाद, मेवाड़ विजय, मेवाड़ विजय के बाद, मेवाड़ विजय के टाइम ये शाहजहां नहीं था, मतलब सॉरी शाहजहां के राजा नहीं था ना, मेवाड़ विजय के बाद, मेवाड़ विजय के पश्चात खुर्रम शाहजहां ने, खुर्रम है ना, शाहजहां ने इस मस्जिद के निर्माण का वादा किया था। ठीक है, और पश्चात मतलब राजा बनने के पश्चात ना, राजा बनने के पश्चात उसने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, शाहजहां द्वारा निर्मित। ठीक है, और बादशाह बनने के बाद इसने इस मस्जिद का निर्माण करवा दिया था, और मेवाड़ विजय के पश्चात इसका वादा किया था ना, बादशाह बनने के बाद, बादशाह बनने के बाद निर्माण करवाया। ठीक है, अजमेर में स्थित जो मस्जिद है उसकी गुम्बद से प्राप्त यह लेख है। मेवाड़ विजय के पश्चात खुर्रम है, खुर्रम जो शाहजहां बोलते हैं, उसने मेवाड़ विजय के बाद पश्चात इसका वादा किया था, और ये खुर्रम वही है, खुर्रम बादशाह, अकबर का पोता, जिसने ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने। ठीक है, अब नेक्स्ट छोटा सा और लेख है ना जिसके बारे में ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ का लेख। ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है, चित्तौड़गढ़ का लेख 1321 ईस्वी से 1325 ईस्वी है ना, इसका ध्यान रखना। एक 5 नंबर पे अपना ध्यान रखना ना, धीर भाई पीर की है ना, धीर भाई पीर की लेक है, धीर भाई पीर की दरगाह। चित्तौड़ दुर्ग बहुत बड़ा दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग में ही एक मतलब दीवार है, दीवार के पास से ये प्राप्त होता है, दीवार पे लिखा हुआ लेख है। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग में बहुत सारे हिंदू लेख भी मिलते हैं, प्रशस्तियां भी है, और बहुत सारे अभिलेख जो मुस्लिम फारसी है ना वो भी है ना। धीर भाई पीर की लेख, धीर भाई पीर का लेख कब का है? 1325 ईस्वी का। भाषा सॉरी फारसी, संस्कृति याद आ रहे हैं, फारसी। ठीक है, कहां से प्राप्त है? चित्तौड़ दुर्ग से ना, धीर भाई पीर चित्तौड़ दुर्ग से, दीवार से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवार से प्राप्त है, दीवार से प्राप्त। एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि इसके लिए इसको याद किया जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम आपको पता हो तो खिजराबाद कर दिया गया था, तो इसमें ही जो अंकित है ना, चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद अंकित है ना इसमें।
चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद अंकित है, लिखा हुआ है ना, खिजराबाद अंकित है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग। अब नेक्स्ट, एक 1613-14 में प्राप्त है, एक जहांगीर के काल का बरबत या बरबंद का लेख। बरबत का बाग, बरबत का लेख हमने पढ़ा था प्रशस्ति अभिलेख में। अभी हम पढ़ रहे हैं एक बरबंद का ना, ये वही है बरबंद, बरबंद, बरबंद का लेख या फारसी लेख है ना, 1613-14 ईस्वी। फारसी भाषा में जहांगीर के काल का, ये ध्यान रखना। एक तो फारसी भाषा में, फारसी भाषा में कब का, जहांगीर के काल का। और जानकारी क्या मिलती है इससे, बयाना। बयाना कहाँ है, भरतपुर में। वही हमने पहले पढ़ा था कि बयाना में जो मरियम उज्जमानी है अकबर की पत्नी, उसके द्वारा एक तो बगीचे का और एक बावड़ी का निर्माण करवाया गया था ना, बयाना भरतपुर में। मरियम उज्जमानी, मरियम उज्जमानी या फिर हरकाबाई, मरियम उज्जमानी हरकाबाई, जो कि कौन है, अकबर की पत्नी। बेगम बोलते हैं जिसको मुस्लिमों में, अकबर की पत्नी क्यों बोलेंगे, बेगम बोलेंगे ना। अकबर की बेगम द्वारा एक बाग व एक एवं बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, अकबर की बेगम द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक है, हरकाबाई जिसको मरियम उज्जमानी बोलते हैं, फारसी भाषा में जहांगीर के काल का लेख है, बरबंद का लेख। ठीक है, 1613-14 में इनके द्वारा एक लेख जो बावड़ी है उसको और एक बाग बगीचे का निर्माण करवाया था ना। अब एक जहांगीर के काल का, एक जहांगीर का लेख मिलता है। एक जो जहांगीर का लेख है, जहांगीर के काल का, सन 1615 ईस्वी का ना, जहांगीर का लेख जहांगीर के काल का है। और इसमें इसका निर्माण करवाया गया था जहांगीरी महल, जो कि जहांगीरी महल का है पुष्कर अजमेर में, उसका निर्माण जहांगीर द्वारा करवाया गया था। इस महल की दीवार से प्राप्त फारसी भाषा में लिखा गया ये लेख है। इसमें जानकारी मिलती है एक तो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि की, 1615 की है ना, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि की। तो जहांगीरी, तो जहांगीरी महल का लेख, पुष्कर है ना, जहांगीरी महल का लेख 1615 ईस्वी। फारसी भाषा में, सॉरी फारसी भाषा में तो लेख लिखा गया ना, है कहाँ पे, पुष्कर, पुष्कर कहाँ है, अजमेर है ना, अजमेर में स्थित जहांगीरी महल, जो कि किसके द्वारा निर्मित है, जो जहांगीर द्वारा निर्मित की दीवार से प्राप्त लेख, किसमें, फारसी भाषा में, कि दीवार से प्राप्त लेख, फारसी भाषा में। एक तो इसके बारे में ये, ठीक है। एक इसका 2 पॉइंट और याद रखना है। पहला पॉइंट तो क्या है कि मेवाड़ विजय का उल्लेख, मेवाड़ विजय का किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, मेवाड़ विजय का उल्लेख। और दूसरा याद रखना है की पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट कौन सा, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि, महाराणा अमर सिंह 1615 में हुई थी ना, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि, इसका उल्लेख भी इसी लेख से प्राप्त होता है, 1615 ईस्वी इसका उल्लेख मिलता है। और ये किसके किसके बीच हुई थी ना, महाराणा अमर सिंह एंड जहांगीर द्वारा ना, जहांगीर के मध्य 1615 ईस्वी में। इसकी उल्लेख, इसकी जानकारी भी इसी लेख से, फारसी लेख से प्राप्त, पुष्कर अजमेर में स्थित, ठीक है, जहांगीर द्वारा निर्मित महल, जहांगीर के महल से, जिसके में मुगल मेवाड़ संधि के बाद
एक 1679 ईस्वी का शाहाबाद का लेख, ठीक है, शाहाबाद का है 12 में, शाहाबाद का लेख कब का है, 1679 ईस्वी का ना। शाहाबाद मस्जिद कहाँ है, शाहाबाद मस्जिद 12 में, शाहाबाद मस्जिद 12 से प्राप्त जानकारी क्या मिलती है। जो मुगल शासक थे ना औरंगजेब ने कहते हैं सर्वाधिक कर लगाए थे, टैक्स लगाए थे, वो थे मुगल शासक औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कर हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है ना। औरंगजेब तो आपको पता ही है, मुगल शासक। औरंगजेब द्वारा लगाए गए विभिन्न करों की जानकारी, लगाए गए विभिन्न करों की, लगाए गए विभिन्न करों की जानकारी, विभिन्न करों इनको बोलते हैं ना, टैक्स की जानकारी प्राप्त होती है इससे, ठीक है। अब एक लास्ट बचा है, अब एक तारागढ़ का दुर्ग आपको पता है अजमेर में है। इसकी आकृति क्या है, तारे के समान बनी है, इसलिए इसे तारागढ़ दुर्ग बोलते हैं। इससे प्राप्त एक लेख लिखा हुआ है, उससे प्राप्त होता है तारागढ़ दुर्ग दीवार से 1813 ईस्वी का ना। तो तारागढ़ का लेख 1813 ईस्वी का, तारागढ़ का लेख 1813 ईस्वी का ना। कहाँ से, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग कहाँ है, अजमेर, तारे की आकृति के समान की दीवार से प्राप्त, ठीक है, की दीवार से प्राप्त यह लेख तारागढ़ दुर्ग अजमेर की दीवार से प्राप्त है ना, और अजमेर की दीवार से प्राप्त, ठीक है। इसके बारे में जानकारी मिलती है। और दुर्ग के भी भीतर एक ध्यान रखना, सैयद हुसैन की दरगाह बनी हुई है, सैयद हुसैन की दरगाह, सैयद हुसैन की दरगाह से प्राप्त होती है। इससे जानकारी क्या मिलती है, इसका की पॉइंट यही है, जो एक मराठा सरदार थे, नहीं यार भूल गया, इससे जानकारी मिलती है जो मराठा सरदार थे गुमान जी, ठीक है। तो गुमान जी द्वारा तारागढ़ दुर्ग में एक दालान का निर्माण करवाया गया था, एक तो वो जानकारी मिलती है, ठीक है। मैंने इसका की पॉइंट वही है कि मराठा सरदार गुमान जी द्वारा, मराठा सरदार गुमान जी द्वारा दुर्ग में इसका दालान का निर्माण करवाया गया था। तो इससे पता क्या चलता है, मराठाओं की धार्मिक सद्भावना का ना, मराठाओं की धार्मिक सद्भावना का, मराठाओं की का पता चलता, ठीक है। ये पॉइंट एक छोटा सा एक पॉइंट था, बीच में फारसी लेख होगा। जब हम प्रशस्ति अभिलेख पढ़ रहे हैं, 50 अभिलेख प्रशस्ति पढ़ ली, तो ये भी थोड़ा सा 8-9 पॉइंट है ना, ये क्लियर थोड़ा ध्यान रखना साथ में। और बच्चे हैं राजस्थान प्राचीन इतिहास के स्रोतों में हमारे कुछ पॉइंट बचे हैं, जैसे कि अभी हमारे सिक्के बचे हैं, सिक्कों के बाद में कुछ ताम्रपत्र तानपत्र बच रहे हैं, ताम्रपत्र और दानपत्र है ना, और उसके बाद में एक छोटा सा मृद भांड बचेगा। उसके बाद में इतिहास के स्रोत का ये टॉपिक खत्म। फिर हम प्राचीन इतिहास में जो दूसरा टॉपिक होता है ना, जनपद वगैरह थे, उनके बारे में देखेंगे। और जनपद के बाद में प्राचीन इतिहास में हम साथ में जो सभ्यता है जो प्राप्त तो अभी तक हो रही है हमको, लेकिन है तो प्राचीन इतिहास की, तो सभ्यताओं के बारे में भी हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास के बाद में फिर हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, जो मध्य राजवंश है उसको लास्ट में क्लियर करेंगे ना। तो आज की क्लास में छोटा सा हमारा यही समाप्त। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ताम्रपत्र दानपत्र, ठीक है, उसके बाद में सिक्के। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।